साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं 2023 की बधाई दे दूं आपको, क्योंकि इस साल मैं पहली वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। और चूंकि आज का विषय बहुत ही विस्तृत भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तो हो सकता है वीडियो मेरी लंबी हो जाए। तो यदि आप उसकी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक और आपके प्रैक्टिस में सहायक होगी। मैं शुरू करूं इससे पहले आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि जिन साथियों ने मेरी वीडियो सब्सक्राइब ना करी हो, तो राइट हैंड पे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ आता है, तो उसको आप दबा देंगे तो आपकी वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगी। जो मेरे जब भी वीडियो भविष्य में अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही अपने साथियों के लिए शेयर कर दें और मेरे उत्साहवर्धन के लिए लाइक भी कर दें। तो साथियों, आज का जो विषय है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 67 सबसेक्शन 8 की विवेचना। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये सबसेक्शन है, सेक्शन का सबसेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूँकि 5 साल में अभी तक हमारे साथियों ने आउटसोर्सिंग का काम किया है, रिटर्न दाखिल करने जिसमें शामिल है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान अब प्रैक्टिस जब अब शुरू हो रही है आपकी, जैसे सेक्शन 61 की स्क्रूटनी हो गई, 73 74 को नोटिस आ रहे हैं, तो ये सेक्शन 67 में एसआईबी की रेड होती है, उसमें माल जब्त होता है, मोबाइल यूनिट द्वारा माल जब्त किया जाता है। तो उसमें बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत ही पेरिशेबल और हैजर्डस होते हैं, खतरनाक जिसको कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ है खतरनाक या संकट तम जो है वो आइटम होता है। तो उसके बारे में एक्ट के अंदर सेक्शन 67 सबसेक्शन 8 के अंदर सरकार द्वारा प्रावधान दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सी उपधारा 8 की में ऐसी बहुत सी ऐसी वस्तुओं का विवरण से संबंधित है जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो सकती हैं, या उनसे कोई बीमारी फैल सकती है, या उन्हें अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। तब अगर रख लिया जाता है तो उसका मूल्य कम आए, मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है। इस संबंध में ऐसी वस्तुओं को 4 श्रेणियों में 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली श्रेणी है ऐसी वस्तु नष्ट होने योग्य अर्थात पेरिशेबल होती हैं। दूसरी कैटेगरी है ऐसी वस्तुओं की प्रकृति हैजर्डस होती है, इसका शाब्दिक अर्थ खतरनाक या संकटतम होता है। तीसरी वस्तुएं आती हैं जिनका मूल्य समय के साथ साथ कम भी हो जाता है, अर्थात उनकी गुणवत्ता या श्रेणी या ग्रेड में गिरावट आ जाती है। रखे रखे स्टॉक जैसे आप रखते हैं तो ग्रेड गिर जाता है या क्वालिटी गिर जाती है। और चौथी वस्तु वे आती हैं जो स्टोरेज के लिए अत्यधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। जैसे आपका देखा होगा स्पंज होते हैं, बेड्स होते हैं, मतलब जो रुइयाँ होती हैं, इनके बड़े बड़े पैकेट होते हैं लेकिन वेट में कम होते हैं। ऐसी बहुत सी सारी वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के संबंध में इस उपधारा 8 के में प्रावधान दिया गया कि सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिसमें इस प्रकार की वस्तुओं को विज्ञापित किया जाएगा या ऐसी वस्तुओं की श्रेणी को विज्ञापित किया जाएगा, आइटम को या कैटेगरीज आइटम को किया जाएगा। इन वस्तुओं की उपधारा 2 के अंतर्गत जैसे ही अभिगणन किया जाता है उनका डिस्पोजल जो प्रॉपर ऑफिसर है, सक्षम अधिकारी द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ निर्धारित तरीके से किया जाएगा। इसके लिए क्या तरीका होगा, इसका उल्लेख नियम 141 में दिया गया है। 141 के 2 उपनियमों में दिया गया है। पहला उपनियम में 1 सब रूल 1 में कहा गया है कि यदि ऐसे गुड्स या ऐसी वस्तुएं अवरुद्ध की जाती हैं जो या तो शीघ्र नष्ट होने योग्य है या हानिकारक है, या उससे संबंधित कर योग्य व्यक्ति उन वस्तुओं को के अथवा गुड्स के बाजार भाव के बराबर धनराशि जमा कर देता है, अथवा उस संबंध में देकर ब्याज अर्थरण की राशि जो अभिगत के समय दे होती है या ऐसे कर योग्य व्यक्ति के द्वारा दे हो सकती है, उन दोनों में से जो कम होगी जमा कर देता है, तब ऐसी वस्तुओं को अथवा ऐसे गुड्स का भुगतान का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अपमुक्त कर दिया जाएगा। और तथा इस संबंध में जो अवमुक्त आदेश रिलीज ऑर्डर जारी किया जाएगा वो फॉर्म GST INS 05 में जारी किया जाएगा। इस प्रकार जो प्रॉपर ऑफिसर को या संबंधित को 2 प्रकार की राशि देखनी है। पहला अभिगृहित की गई वस्तुओं के बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू। इस संबंध में नियम 27 रूल 27 में व्यवस्था को देखना होगा। दूसरा, यदि वस्तु की नॉर्मल सप्लाई की जाती है तब उस पर देय कर की गणना की जाएगी। जो टैक्स
टैक्सेबल है जो है उसकी गणना की जाएगी। दूसरा, यदि वस्तु इसके अतिरिक्त ब्याज की गणना की जाएगी। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी। जिस समय यह वस्तु खरीदी गई थी, टैक्स इनवॉइस या किसी अन्य दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्री चालान है या जो भी है, उससे ज्ञात किया जा सकता है। उस समय इसकी सप्लाई पर कर देयता होती है, उस पर अभिधिरण के समय धारा 50 मतलब सेक्शन 50 के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित कर योग्य व्यक्ति जिस समय कर जमा करेगा उस समय तक सप्लाई के दिनांक से ब्याज निकाला जाएगा। इन दोनों ब्याज में जो ब्याज अधिक होगा इस प्रकार से वो जमा कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेनल्टी की गणना सेक्शन 73 या सेक्शन 74 सपठित सेक्शन 122 के अंतर्गत की जाएगी। इस प्रकार जो धनराशि प्राप्त होगी उसकी तुलना बाजार भाव से की जाएगी, यानी कि जो ऑन द सीधे दाम में डिपार्टमेंट बेच देगा वो मान लिया जाएगा, बाजार भाव से तुलना की जाएगी तथा इन दोनों में से जो राशि कम आएगी उसको जमा कराना होगा। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी वस्तु के संबंध में एक विज्ञप्ति 27/2018 केंद्रीय कर दिनांक 13 जून 18 को जारी की गई है, जो निम्न प्रकार से है, जिसमें सॉल्ट, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, रॉ वेट एंड साल्टेड हाइड्स एंड स्किन, न्यूज़पेपर एंड प्रेस पीरियोडिकल्स, मेंथल, कॉम्फेयर, सेफ्रॉन, ये आप जो सर्कुलर मैंने दिया है 27/2018, इसको आप देख सकते हैं। इसमें करीबन 17 आइटम दिया हुआ है। इसके साथ ही नियम 141 रूल 141 के सब रूल 2 में यह बताया गया है कि क्या ऐसी वस्तुओं या गुड्स के संबंध में धनराशि जमा करने की व्यवस्था उपनियम 1 सब रूल 1 में दी गई है। यदि ऐसा कार्य व्यक्ति जो उसको जमा नहीं करता है तब प्रॉपर ऑफिसर स्वयं उस गुड्स का या वस्तुओं का डिस्पोजल करेगा। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पहले सक्षम ऑफिसर के स्थान पर कमिश्नर शब्द अंकित था। विज्ञप्ति 16/2020 केंद्रीय कर दिनांक 23/3/2020 जो कि प्रभावी हुई 23/3/2020 से कमिश्नर शब्द के स्थान पर सक्षम अधिकारी को शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अतः अब उसका डिस्पोजल करने के संबंध में औपचारिक आदेश न्यूनतम जॉइंट कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे। सामान्यतः डिस्पोजल के अंतर्गत नीलामी द्वारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री की जाती है जिसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया रखी गई है। डिस्पोजल करने के उपरांत जो धनराशि प्राप्त होगी उसमें से जो कर, ब्याज व अर्थदंड की राशि निकाली गई उसका समायोजन किया जाएगा। इसके पश्चात यदि उन वस्तुओं के संबंध में कोई अन्य मांग अवशेष रह जाती है तो उसको संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। व्यवहारिक रूप से नीलामी करने में खर्च आता है, पहले इसका समायोजन किया जाएगा। मतलब ब्याज वगैरह जो करेंगे उससे पहले जो नीलामी की प्रक्रिया में जो पैसा खर्च किया गया डिपार्टमेंट द्वारा वो पहले वसूल किया जाएगा, यह समायोजित किया जाएगा। इसके पश्चात ही कोई राशि अवशेष रहती है तब उसको संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। किंतु यदि निकट भविष्य में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई मांग जनरेट होती है तब ऐसे रिफंड को विद होल्ड कर लिया जाएगा। जहां तक रिफंड का सवाल है, इस संबंध में रिफंड के अध्याय में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी संबंधित है सेक्शन 67 के सब सेक्शन 9 की विवेचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिल्कुल लगी हुई है, ये बहुत ही इससे संबंधित है। इस उपधारा में ऐसी वस्तुओं के अभिग्रहण की प्रक्रिया बताया गया है जिसका संदर्भ उपधारा 8 में दिया गया है। इस प्रकार पहले स्पष्ट होना चाहिए कि अभिग्रहण केवल उपधारा 2 के अंतर्गत ही किया जा सकता है, परंतु यदि अभिग्रहण की जाने वाली वस्तु विज्ञप्ति संख्या 27/2018 सेंटर टैक्स 13 जून 2018 के अंतर्गत आती है तो ऐसी वस्तुओं का उल्लेख सबसेक्शन 8 में किया गया है। सबसेक्शन 9 में उन विशेष वस्तुओं का अभिग्रहण की प्रक्रिया बताई गई है जिसके अनुसार प्रॉपर ऑफिसर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ऐसे गुड्स की इन्वेंट्री बनाएगा। इन्वेंट्री इस तरीके से बनाई जाएगी कि उसका नियमावली प्रेस्क्राइब दिया गया है, जो रूल है उसमें प्रेस्क्राइब किया गया इन्वेंट्री का। सामान्यतः जिन वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाता है उन सभी का उल्लेख फॉर्म GST INS 02 में किया जाता है। व्यवहारिक रूप से यदि ऐसी वस्तुएं धारा 8 में घोषित वस्तुओं से भिन्न हैं तो अभिग्रहण करते समय अभिग्रहण मेमो में उनका अधिक से अधिक विस्तार से विवरण इस उद्देश्य से दर्ज किया जाएगा ताकि अग्रिम कार्रवाई के समय उनका
आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है परंतु अभिगृहित वस्तुएं अस्तित्व में हैं अर्थात उपलब्ध है, तब उनके भौतिक सत्यापन से विवाद का निराकरण किया जा सकता है। किंतु यदि उक्त वस्तुएं धारा 8 के अंतर्गत आ रही हैं या धनराशि जमा करने के पश्चात वह नष्ट हो जाती है परंतु बाद में उसके मूल्यांकन के संबंध में अथवा कर की दर के संबंध में इस प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का भौतिक अस्तित्व के अभाव में विवाद का निराकरण किया जाना कठिन हो जाता है। अतः ऐसी वस्तुओं के अभिगुण के लिए विशेष रूप से इन्वेंटरी बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में रूल 139 के सब रूल 5 की व्यवस्था दी गई है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथियों, जो कि अब प्रैक्टिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है एडवोकेट्स के अंदर, तो विवेचना का बहुत आवश्यक है। मैंने इसलिए आपके सामने ये सेक्शन 67 का सब सेक्शन 8 और सब सेक्शन 9 की विवेचना मैंने प्रस्तुत करी है और मेरे इसमें सहायता करी है मेरे मित्र हैं राजेश शर्मा कुशीनगर वाले, और महाराजगंज के हैं कपिल देव प्रजापति, हापड़ के हैं आशुतोष सिंघल और संदीप बंसल फिरोजाबाद के हैं। तो साथियों, आपकी विवेचना पसंद आएगी और मैं इसके साथ ही फिर अन्य विषय जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर आपकी विवेचना के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।